हम लोग मानचित्रावली को देख रहे थे और उसका जो हम लोग का अगला चैप्टर है वो चैप्टर है हिमालय का अक्षांशीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो आपको पता होगा कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं का क्या महत्व है। किसी भी एरिया का एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए वह काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको पता होगा कि अक्षांश देशांतर लाइन जो आप देखेंगे ग्लोब पर तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो सीधी लाइन आप देखते हैं वह क्या है कि देशांतरीय लाइन है। आपको दिखाई पड़ेगा, आप देखे होंगे ग्लोब पर एक वृत्ताकार सर्कल जो दिखाई पड़ेगा, यह जो लाइन होता है वह आपको अक्षांशीय लाइन है। तो हमने पीछे का कई सारे टॉपिक को हमने उसमें कवर करने का काम किया था। तो आज जो हमारा जो मूल चैप्टर है कि भारत हिमालय का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विभाजन क्यों किया गया, इससे क्या क्या सीखेंगे, एग्जाम में किस दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी हो जाता है। तो यह भी भौतिक भारत या पूरे आप कह सकते हैं हिमालय का जो भौतिक स्वरूप है उसी से रिलेटेड है। और इससे प्रत्येक साल सभी एग्जाम में अपर से लेकर लोअर का जितना भी एग्जाम होता है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग उन्हीं मुद्दा पर फोकस रखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। तो जब आप लिखा हुआ है कि हिमालय का अक्षांशीय उत्तर से दक्षिण, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ पे पूरे हिमालय पे मानचित्र पर जब आप लोकेट करेंगे तो पता चलेगा कि इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय महान हिमालय, तीसरा लघु या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय भी इसको बोलते हैं, चौथा वाय हिमालय। यहां तक ने आपको बांट दिया गया कि हिमालय पूरा हिमालय पर्वतमालाओं को जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझने के लिए कि वहां के जो एक एक बारीकी का जो ज्ञान है उसको आप देख ले तो क्या होगा कि आपका एग्जाम में आसानी से आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले हुआ कि 4 हिस्से में बांट दिया गया। आपको पता हमने पीछे वाला भी चैप्टर बताया था कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले, हिमालय का ही भाग है लेकिन हिमालय से पहले ही हो चुका था। और देखेंगे दूसरी तरफ ट्रांस हिमालय जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, और बृहद हिमालय दुनिया का सबसे ऊंची चोटियां आप इसी में देख पाएंगे। यह भी देख पाएंगे लघु या हिमालय जो देख रहे हैं निम्न हिमालय, यह हिमाचल से लेकर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यह दिखाई पड़ेगा वाय हिमालय। तो वाय हिमालय का जो एरिया हुआ उसका बाद में निर्माण हुआ है। तो अगर एक मैप के हिसाब से आप देखेंगे तो आगे हम लोग बनाते हैं इसको। पहले आपका ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा हो जाएगा, ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि महान हिमालय, इस बीच में लघु हिमालय और लास्ट में शिवालिक की ऐसे डिवाइड किया गया है। और इनका विभाजन नदियों के आधार पर आप देख पाएंगे, राज्यों के आधार पर भी विभाजन करने का काम किया जाएगा। और उससे क्या होगा कि आपका चैप्टर आसान हो जाएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। अब आपके पहला जो है यहां लिखा गया है, जरा आप मैप को देख लीजिए। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा आपका ट्रांस हिमालय का एरिया आ जाता है। ट्रांस हिमालय यह तिब्बत के एरिया से जुड़ा हुआ है। यह वाला एरिया आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ट्रांस हिमालय में आपको याद क्या क्या रखना चाहिए। एक तो इसका सीरीज पूछता है, कई बार आप क्वेश्चन को देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण में जो श्रेणियां हैं उसे व्यवस्थित करें। तो पहला काराकोरम को रखना है, फिर लद्दाख को रखना है और तीसरे नंबर पे जास्कर को रखना। आगे चल के अगर पूछता है पीर पंजाल को और सजाने के लिए दे दे तो आप उत्तर से आप ऐसे सजा सकते हैं। इसी आप ट्रांस हिमालय का जो एरिया, इसी में यह नंगा पर्वत देख रहे हैं, इसका पश्चिमी विस्तार है हिमालय का ही, ट्रांस हिमालय में एरिया है। तो न पाकिस्तान वाला हिस्सा में पीओके के एरिया में आ जाता है। यहाँ पे फिर देख रहे हैं राकापोशी, तो आपसे पूछेगा तो लद्दाख और कश्मीर वाला एरिया में, तो लद्दाख के हिस्से में राकापोशी, इस पर भी आप पाकिस्तान का ही राइट से बनाए हुए अधिकार में रखे हुए है, भारत का हिस्सा। दूसरा काराकोरम रेंज
यह जो कराकोरम रेंज देख पा रहे हैं, इसमें कई सारे श्रेणियों के साथ साथ कई सारे इसमें दर्रे दिखाई पड़ेंगे। तो कराकोरम रेंज का पीछे भी हमने ऊंची चोटी के बारे में गॉडविन ऑस्टिन या K2 का नाम हमने चर्चा किया, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। कराकोरम श्रेणी में साल्तेरो कांगड़ी, रीमो, असिल दर्रा, ये सारा जो आप देख रहे हैं यह आपको कराकोरम श्रेणी के एरिया में है। इसके अलावा याद रखना है कि लद्दाख वाला जो एरिया है इसी में माओसे कांगड़ी और सासेर कांगड़ी, तो पूछ देगा कि वह माओसे कांगड़ी या सासेर कांगड़ी किस क्षेत्र में है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर मुझे पता है कि यह आपने बताया कि कराकोरम श्रेणी यानी कि लद्दाख वाले क्षेत्र में है। लद्दाख पहले पूरा एरिया लद्दाख को मिलाकर जब तक यूटी नहीं था जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि वह लद्दाख वाला क्षेत्र में आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहां तक हमने समझने का काम किया। जो चैप्टर आपका कह रहा है, चैप्टर का कहना है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय में क्या हो सकता है कि इसका निर्माण किस टाइम पे हुआ है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत कम होती है कि इस हिमालय का यानी बृहद हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ। तो ये लिखा हुआ है ओलिगोसीन युग यानी कि 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। अब सोचिए कि इतना वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण के पीछे, बृहद हिमालय या हिमालय के निर्माण के पीछे हमने बताया था 33 सागर के बारे में कि किस प्रकार से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का दो प्लेट्स जब आगे चल के टकराते हैं, तो इसमें आगे यह जो 33 सागर है इसमें भूगर्भीय घटनाओं के कारण क्या हुआ, यह प्लेट धीरे धीरे उठते चला गया। और आज भी देखेंगे हिमालय जो बलित पर्वत है, नवीन पर्वत है, युवा अवस्था में है, इसका विस्तार लगातार हो रहा है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। अब उसके बाद क्या है कि इसके जस्ट बाद आप देखेंगे मध्य मायोसीन युग में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। फिर कह रहा है किताब आपका कि शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो यहां से किस समय इसका निर्माण हुआ यह आपको डाटा एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं, तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान अगर आपसे पूछता है तो एक चीज याद रखिएगा, टर्सरी काल में, बस इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है। या आप इतना याद रखेंगे तो यहां से हमारा काम चल जाएगा। अब कहा है कि इसमें आप देखेंगे कि पामीर घाट एवं दक्षिण से उत्तर के दिशा में क्रमशः जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कराकोरम श्रेणी में सम्मिलित है। लेकिन देखिए यहां पे आपको ध्यान कैसे रखना है कि पामीर घाट की बात कर रहा है, पामीर घाट ठीक है यहां पे है। चलिए इसके जस्ट नीचे आप कराकोरम को ले आइएगा व्यवस्थित तरीके से। कराकोरम के बाद लद्दाख को रखना है। लद्दाख को, यह शीत मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल है, यह ध्यान रखने की जरूरी है। कराकोरम के जस्ट बाद आपको रखना है लद्दाख, जास्कर से नीचे ले आइएगा पीर पंजाल को, यहां कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया है। अब कह रहा है कि कराकोरम जो श्रेणी है वह उच्च एशिया का रीढ़ है, मतलब यह क्या है, एशिया का मेरुदंड है। कराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ यानी मेरुदंड, बैकबोन ऑफ द हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। तो यहां प्रश्न पूछे जा सकता है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसे आप एशिया का रीढ़ कहेंगे, तो बताना है कि आपको सर यह जो एरिया है वो आपको कराकोरम श्रेणी है। इसमें है क्या कि यह श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, बनाने का काम करती है, जैसे अफगानिस्तान और भारत के, क्योंकि अफगानिस्तान का सीमा लगभग 80 किलोमीटर भारत से लगता था, लेकिन उस एरिया पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान का अधिकार है। इसी में आप देख पाएंगे इसमें क्या है कि अनेक दर्रे उच्च शिखर जैसे K2 अभी हम लोग जस्ट मैप पर देखे थे, हिडन ब्रॉड, गसेरबुम घाटी, वोल्तेरो, हुंजा घाटी,
हिस्पर और बातूरा पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, जहां से एग्जाम पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये सब एरिया है कहां। तो आपको जवाब आना चाहिए कि सर ये सब बृहद हिमालय में ही आप देख पाएंगे। बृहद हिमालय के काराकोरम श्रेणी वाला एरिया में स्थित है। और पूछ देगा वल्तेरो कहाँ है, हुंजा घाटी कहाँ है, हिस्पर कहाँ है, बातूरा कहाँ है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसको और आसान अगर आप करना चाहते हैं, एग्जैक्ट मैप को देखिए और वहां क्या करिए कि आपको जो मैप आता है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या करना चाहिए कि लोकेट कर लेना चाहिए। तो यहां से आपका काम क्लियर हो जाएगा। और यह श्रेणी जो आप है कि पश्चिम में पामीर घाट से मिला हुआ है। ठीक है, पश्चिम में कहा, पामीर घाट से मिला हुआ है। तो यह इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पे अब हिमालय पार पर्वत 33 हिमालय और तिब्बत हिमालय के बारे में बता रहा है कि हिमालय पार ट्रांस हिमालय, आप देख पा रहे हैं हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय के पर्वत लद्दाख और जास्कर महान हिमालय का उत्तरी भाग है। लद्दाख और जास्कर ध्यान रखना है, महान हिमालय का उत्तरी भाग कौन है, लद्दाख और जास्कर है, जिसका निर्माण 33 सागर 33 भूसन्नति के अवसादों के जमाव से हुआ है। और यह भी टर्सरी युग से लेकर कैम्ब्रियन युग के शैल इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। मैं बार बार कर रहा हूं, मतलब ट्रांस हिमालय जो आप देख रहे थे, जो हम लोग पहले चर्चा किए हैं, उसका निर्माण हिमालय से पहले है। हिमालय का भाग लेकिन हिमालय से पहले हो चुका है। इसमें परतदार चट्टाने पाए जाते हैं, नीचे ग्रेनाइट है। यहां तक हमने समझने का काम किया कि ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। कौन है, पूछेगा कि हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन है, तो आपका जवाब आना चाहिए ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, जिसे भारत तिब्बत सीमा पर पूरब से पश्चिम स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय को किस नाम से हम लोग जानते हैं, आपको बताना है कि सर ट्रांस हिमालय को हम लोग तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इसका दक्षिण पूर्व तिब्बत में इसे कैलाश श्रेणी, यह भोलेनाथ का एरिया है, कैलाश श्रेणी, तो कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर लद्दाख श्रेणी आप देखेंगे, कह रहा है कि लद्दाख श्रेणी जो है वह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह क्या होता है कि भाई दो नदियों के बीच, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख श्रेणी क्या है कि सिंधु और श्योक, उसकी सहायक श्योक नदी के मध्य स्थित होने के कारण यह क्या है कि दो नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। यहां प्रश्न बन सकते हैं, लद्दाख श्रेणी को लेकर यहां प्रश्न बन सकते हैं कि वह कौन सा श्रेणी है जो दो नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो आपका जवाब आना चाहिए कि लद्दाख। सर चिंता करने की बात नहीं है, मुझे पता है कि लद्दाख श्रेणी क्या है कि जल विभाजक का काम करती है। कि सिंधु और उसकी सहायक नदी श्योक नदी है, यह आपको दोनों के बीच में लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का काम करता है, कार्य करती है। ठीक है, यहां पे और एक चीज ध्यान रखना है कि राकापोसी पर्वत, ये आपसे पूछ देगा कि राकापोसी पर्वत कहां है, तो आपको जो सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है, पूछेगा कि सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत कौन है, सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत, ढलान वाला पर्वत कौन है। तो आपका क्या जवाब आना चाहिए कि सर आपको राकापोसी पर्वत है। कौन सा है, राकापोसी। और ये राकापोसी है कहां, तो इसका जवाब आना चाहिए कि लद्दाख श्रेणी में है। कहां पे है, लद्दाख श्रेणी में है। यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। लद्दाख श्रेणी में एक और बताया कि सिंधु और श्योक नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, एक चीज और जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो ले जो है, ले आपको देख पा रहे हैं कि ले जो स्थित है, लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी पर स्थित है। या फिर आपसे यह प्रश्न पूछे जाएंगे कि सिंधु नदी लद्दाख के किस जिला को टच करती है या राजधानी को टच करती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो लेह है। लेह से इसलिए इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो लद्दाख श्रेणी में ही आपको देख पाएंगे कि लेह, ठीक है, लेह, और वह सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए
अब आप देखेंगे उससे जस्ट नीचे आएंगे तो हिमालय श्रेणी के क्रम से नीचे आपको चलेंगे तो पहले महान हिमालय दिखाई पड़ेगा। महान हिमालय के जस्ट नीचे अभी आप देखेंगे मध्य हिमालय या निम्न हिमालय और लास्ट में आप शिवालिक हिमालय। तो अभी जो हमने आपको बताया कि क्या आप सीख क्या पाए, याद क्या होना चाहिए लद्दाख श्रेणी को लेकर, तो पहला ध्यान रखना है कि सर लद्दाख श्रेणी कराकोरम से दक्षिण है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि यह सर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी श्योक नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। तीसरा आपको बताना है कि इसी में मतलब लद्दाख श्रेणी का एक पर्वत है आपका राकापोशी, जो राकापोशी सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है, यह भी इसी में है, लद्दाख श्रेणी में है। यह बताना है कि सर जो लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह है, वह भी आपको लद्दाख श्रेणी में है जिस पर सिंधु नदी होकर निकलती है। तो यह इतना चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहां तक आप याद, एक क्वेश्चन और कई बार छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिमालय का जो विस्तार है, जो मतलब विभाजन है अक्षांशीय या देशांतरीय जो विभाजन है, उसका विभाजन व्यवस्थित करें तो पहले आप ट्रांस हिमालय को देता है तो ट्रांस हिमालय को रखेंगे, फिर उत्तर में उसका उत्तरी विस्तार है, अगर फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर आपको रखना है मध्य हिमालय या निम्न हिमालय, लास्ट में शिवालिक, और शिवालिक के जस्ट नीचे जब आप आएंगे तो गिरिपदीय प्रदेश समझ रहे होंगे, या तराई का मैदान आप कह सकते हैं, तराई का मैदान भी आप कह सकते हैं। गिरिपदीय प्रदेश शिवालिक के जस्ट नीचे तराई का मैदान या गिरिपदीय प्रदेश होता है। उसी के नीचे आप जाएंगे तो फिर आपको भाबर का मैदान, आपको मैदान में भाबर दिखाई पड़ेगा और लास्ट में खादर का मैदान दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से जो विभाजन किया जाता है और यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक के लिए चीजें हम लोगों ने समझने का काम किया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पृष्ठ पर दिया गया है हिमाद्री यानी कि बृहद दीर्घ हिमाद्री आंतरिक हिमालय यानी महान हिमालय, सबका नाम दिया गया है, सबसे आपको याद रखना है महान हिमालय, ठीक है। तो यह देखेंगे बृहद हिमालय की भारतीय क्षेत्र में स्थित हिमालय की सबसे उत्तरी और दुर्गम श्रेणी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लघु हिमालय के उत्तर में एक दीवार की भांति, जैसे आप देख पाएंगे कि महान हिमालय, ये वाला एरिया आपका महान हिमालय है, ये लघु हिमालय है, यह शिवालिक है, फिर शिवालिक के नीचे आएंगे तो आपको गिरिपदीय प्रदेश या तराई का मैदान कह सकते हैं। फिर आप जाएंगे तो बांगर और खादर, दो तरह का चीजें दिखाई पड़ेगा मैदानी भाग में ही। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसे हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यह पश्चिम में जो महान हिमालय है, पश्चिम में नागा पर्वत, जो अभी नागा पर्वत का हम लोग चर्चा किए हैं, आप मैप पर भी हमने लोकेट किया, वो पाकिस्तान के पास है। वहां से लेके आप देखेंगे कि पूरब में हिमालय का जो विस्तार 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, तो उसका विस्तार आप देखेंगे पूरब पश्चिम में आपको नागा पर्वत जो हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है, और पूर्वी विस्तार जो नमचा बरवा है वह तिब्बत तक विस्तृत है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आगे जब बढ़ जाएंगे वह तिब्बत तक विस्तृत है। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ क्या पूछा जा सकता है भाई, तो नागा पर्वत है पाकिस्तान में, भारत में, चीन में, ऐसे करके दिया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नमचा बरवा, तो नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, अरुणाचल से लेकर तिब्बत तक विस्तार हो रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि ट्रांस हिमालय जो हम लोग देखे हैं जो पहले बना है, और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को जो विभाजित करने का काम करता है, जिस मध्य में जो स्थित है उसे हम लोग सिंधु सांगपो सच्चर जोन यानी कि इंडस सांगपो सच्चर जोन ITSZ पूछेगा कि ITSZ क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर यह जो है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या महान हिमालय के बीच में विभाजक का काम करता है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में डिवाइडेशन या बांटने का काम करने का कौन काम करता है, तो MCT याद रखना है, उसका नाम क्या है, MCT, ठीक है। ये क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से विभाजित होता है। ध्यान रखिएगा दो चीज, ITSZ और
MTC दोनों, तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे को अलग करने का काम करता है, और इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत पे घूम लेंगे, लोगों को अच्छे से जानकारी होगा हमारे लिए हिमालय क्या है, पूजनीय है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने पर्वत, नदी, नाला, जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं उसको मानवीय रूप देवता के रूप में और मानवीय रूप में स्थापित करने का काम किया, जो आज भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका जो सोच था, उनका जो विभाजन करने का तरीका था, वो बहुत ही नेचुरल और साइंटिफिक तरीके से है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने सांस्कृतिक या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए बहुमूल्य कार्यों को क्या करते हैं, उसको बारीकी से देखने का काम नहीं कर पाते हैं, तो ये ध्यान रखने की जरूरी है। फिर आप देखेंगे कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में कि बृहद हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो बृहद हिमालय ऑलवेज निश्चित है, सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जो आपका पहला जो है सतत श्रृंखला है, और इसकी औसत ऊंचाई उसमें जाएंगे तो 6100 मीटर के आसपास में दिखाई पड़ेगा। मतलब बृहद हिमालय का बात कर रहा है कि वह सतत है, और विश्व के 10 सर्वोच्च चोटियां भी आपको मतलब बृहद हिमालय में या महान हिमालय में या हिमाद्री हिमालय में आप देख पाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे एक नंबर पर, उसके बाद देखें कंचनजंगा, गेसरब्रूम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामेत, नंदा देवी, नमचा बरुआ इत्यादि जितने भी आप ऊंची चोटियां देख पा रहे हैं वह सब कहाँ पे है, बृहद हिमालय श्रेणी में है। कहाँ पे है, बृहद हिमालय श्रेणी में है। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, यह भी आप दिखाई पड़ेगा। जब आप हिमालय का बृहद हिमालय पे अगर आप खड़े हो जाएं और आपको कहा जाए कि पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ा जाए, कहाँ जाएंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ आपको बढ़ने की बात किया जाएगा, तो क्या होगा, इसमें इसकी चौड़ाई में कमी आ जाएगी। चौड़ाई में जो कमी आएगी और ढलान में वृद्धि हो जाएगा। चौड़ाई में कमी आ जाएगा और ढलान में क्या होगा, वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, पूर्व की तरफ आप बढ़ेंगे तो निश्चित है कि ढलान क्या होगा, ढलान अधिक दिखाई पड़ेंगे। इस कारण से पूर्व की नदियां आप देखेंगे भयंकर बाढ़ लाती है, और आपको पता ही होगा कि सदावाहिनी नदियां हिमालय से निकलती है, और आप जिस तरफ ढलान अधिक होगा तो दिशा उसका उसी तरफ से निर्धारित होने का काम करेंगे। और देखेंगे कि बंगाल उंगाल साइड से लेकर असम वाला एरिया में काफी बाढ़, प्रत्येक साल बाढ़ का प्रकोप आप देख पाएंगे। तो ये ध्यान रखने की जरूरी है। बृहद हिमालय के आधार पर आप जाएंगे तो इसका बनावट को आप देखेंगे कि किस तरह का यहाँ के चट्टाने कैसा है, चट्टान के बारे में और मूल्यांकन करेंगे तो आर्कियन चट्टान यहाँ दिखाई पड़ेगा। आर्कियन चट्टान तथा रवेदार या रूपांतरित चट्टान भी आप देखें, आर्कियन और रूपांतरित चट्टान देख सकते हैं। इसमें ग्रेनाइट हो जाता है, नीस हो जाता है, सिस्ट हो जाता है। ठीक है, महान हिमालय जो आपका है या महान हिमालय जो जिसमें बृहद हिमालय जो है उसको वो हमेशा बर्फ से ढकी हुई दिखाई पड़ेगी, और यहाँ पे दर्रे कम मिलेंगे, दर्रे बहुत कम मिलेंगे, बर्फ से ढका हुआ चादर है। ठीक है, कई सारे नदियां यहाँ पे, कई सारे नदियां आप देख पाएंगे कि दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ दर्रे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब आप जाएंगे तो कुछ दर्रे आपको दिखाई पड़ेगा जो कि याद रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से दर्रे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका काम होता है कि आप अगर जम्मू कश्मीर में अगर हैं तो जम्मू कश्मीर में अगर आप हैं तो पहले तो जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि श्रीनगर, तो श्रीनगर कहाँ है, तो श्रीनगर पे आपको ध्यान रखना है कि झेलम नदी पर है। किस पर, श्रीनगर आपसे पूछ देगा कि श्रीनगर, तो श्रीनगर किस पे है, तो भाई झेलम नदी से रिलेटेड है, झेलम नदी, इसको याद रखिएगा पहला। अब इनको अगर आप देख लेंगे इन दर्रों को, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, देखिए यहाँ पे लिखा होगा आप बनिहाल दर्रा। आपको जब बनिहाल दर्रा के बारे में आप पढ़ेंगे तो वह क्या है कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करेगा बनिहाल, और बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग है। ध्यान रखिएगा बनिहाल दर्रा को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं बनिहाल दर्रा। इसमें जो बनिहाल दर्रे हैं इसमें आप जम्मू से श्रीनगर
श्रीनगर जा सकते हैं। इसी में बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग है। कौन है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग आप इसी में देखेंगे, तो ये याद रखने की जरूरत है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाता है। दूसरी जम्मू कश्मीर में ही देखेंगे कि श्रीनगर से आप देखेंगे कि गिलगित को बुर्जिल दर्रा जो है यहीं पे जम्मू कश्मीर में, तो यह भी आपको बुर्जिल दर्रा यहाँ दिखा है, बुर्जिल। यह आपको श्रीनगर के क्या करेगा? गिलगित को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे बुर्जिल को श्रीनगर से गिलगित को जोड़ लीजिएगा, गिलगित को। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जोजिला दर्रा लिखा भी है। देखिए जोजिला इसको याद रखिएगा। तो इसको कैसे याद रखना है कि जोजिला भी श्रीनगर से आप क्या करेंगे कि लेह मार्ग पर, जोजिला कहाँ है? श्रीनगर से लेह मार्ग पर स्थित है। श्रीनगर से लेह मार्ग पर स्थित है। तो यह ध्यान रखिएगा जोजिला को, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ ध्यान रखने के, कुलगांव में आप देखेंगे, कुलगांव और कोठी को जोड़ेगा पीर पंजाल। कुलगांव और कोठी जाने का जो रास्ता है वो पीर पंजाल से जुड़ा हुआ है। तो यह भी इतना आपको याद रखना है। फिर आप चले जाएंगे इसी में हिमाचल प्रदेश में। अगर आप जाते हैं तो रोहतांग, वहां पे आपको दिखाई क्या पड़ेगा? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग हो गया, शिवकला हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा शिवकिला। यह आपको ध्यान रखना है कि कहाँ जा रहे हैं? रोहतांग पास अगर आपको देखना है तो हिमाचल जाना है। शिवकिला दर्रा को भी देखना है। ये आपको बाड़ालाचा अगर देखना चाहते हैं, बाड़ालाचा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में जाएंगे। तो यह मैचिंग में कई बार दिया जाता है। नीतू या लिपू लेख, ये जो नीतू या लिपू लेख है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा। आपको नीतू, लिपू लेख और माना, यह उत्तराखंड में है। कहाँ? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में जाके देख लेंगे। यह भी आपको नाथुला या जेलेपलो, यह आपको दोनों नाथुला और जेलेपलो सिक्किम में है। सिक्किम में जाएंगे तो यह क्या होता है कि आपको लहासा से जुड़ा हुआ है, तिब्बत का मार्केट है और लहासा से जुड़ा हुआ है। तो यह भी, और इसके व्यापारिक दृष्टिकोण से खोल दिया गया भारत सरकार के द्वारा और चीन के सहयोग से। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। वहां पे सिक्किम में लेप्चा जनजाति मिल जाएगा। तो ये सब आपको छोटे छोटे डाटा को क्या करना चाहिए कि इकट्ठा करते चलना चाहिए। यहाँ तक के बात हम लोग समझ गए हैं। आगे लघु हिमालय, जब यहाँ के जस्ट आप नीचे आते हैं अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के हिमालय के दृष्टिकोण से, तो तीसरा जो आप है लघु या निम्न या मध्य हिमालय की बात करते हैं, मतलब दूसरे पैदान पे हम लोग देख रहे हैं। तो दूसरे ट्रांस के बाद महान हिमालय, महालय हिमालय के बाद लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात करते हैं। तो इसका देखेंगे कि इसके जस्ट दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, जिसका निर्माण बाद में हुआ था। शिवालिक श्रेणी, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके उत्तर में ही, शिवालिक श्रेणी के जस्ट उत्तर में आप लघु हिमालय श्रेणी को देख सकते हैं। ठीक है, इसका निर्माण मध्य मायोसीन युग में कब हुआ था? मध्य मायोसीन युग में हुआ है। तो इससे मायोसीन युग से प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो क्रम पूछ सकते हैं। इसमें जब जाएंगे अगर चट्टान के दृष्टिकोण से, तो यह रवेदार आपको दिखाई पड़ेगा, जीवाश्म रहित है। यहाँ पे जीवाश्म नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देख पाएंगे अब इसके बनावट कैसा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लघु हिमालय का, तो इसमें हिमाद्री हिमालय और समानांतर दक्षिण में यह श्रृंखला सबसे अधिक असमान है। कह रहा है कि हिमाद्री हिमालय समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असमान है, जो हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय यानी कि महाभारत श्रेणी के नाम। इसमें कंटिन्यूटी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। नेपाल एवं पंजाब में क्या है, इसमें अलग अलग पर्वतों के तौर पर जान सकते हैं। नेपाल को भी देख सकते हैं, पंजाब को भी देख सकते हैं, हिमाचल को भी देख सकते हैं। इसी में आपको इसमें याद क्या रखना है कि लघु या निम्न हिमालय में ही धौलाधर श्रेणी, यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे
कि धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महावारत श्रेणी एवं मसूरी श्रेणी यह है कहाँ? तो आपको बताना है कि सर ये जितने जो आप बता रहे हैं मध्य हिमालय श्रेणी में है। कहाँ पे है? मध्य हिमालय श्रेणी की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, यह याद रखिएगा। धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, नाग टिब्बा, महावारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी, ये जितने भी हम बता रहे हैं ये सभी क्या है कि मध्य हिमालय श्रेणी की प्रमुख श्रेणियां हैं। अब इसी में से अगर पूछ दिया जाए कि मध्य हिमालय का सबसे लंबी श्रेणी कौन है, आपसे पूछा जा सकता है मध्य हिमालय का सबसे लंबी श्रेणी कौन है, तो क्या जवाब आना चाहिए? और उम्मीद करूंगा कि जवाब आप देंगे। जब आप सुनेंगे इसे तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी है और मध्य हिमालय में स्थित सबसे लंबी श्रेणी है। कोई दिक्कत नहीं है। यह हिमाचल प्रदेश जो आपका पीर पंजाल श्रेणी का हम लोग चर्चा करें, जो सबसे लंबी श्रेणी है, वह उसका विस्तार आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर में झेलम एवं ब्यास नदियों के बीच, झेलम और ब्यास नदियों के बीच 400 मीटर लंबा है। तो सबसे लंबी आपको दिखाई पड़ रहा है। हमने कहा कि पीर पंजाल एवं बनिहाल जो है, बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी के स्थित प्रमुख दर्रे, ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि पीर पंजाल और बनिहाल ये जो दर्रे हैं किस श्रेणी में हैं। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आसानी से पूछे जा सकते हैं और अच्छे प्रश्न ये जो बताया जा रहा है सब के सब एनसीईआरटी वेस्ट लिखा गया इस किताब को। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पीर पंजाल और बनिहाल पर जो श्रेणी है, दर्रे हैं, वह किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यह ध्यान रखिएगा। एक दूसरा इसमें से जो लाइन क्या क्या निकल सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि शिमला, रानीखेत, चकराता, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं दार्जिलिंग ये लघु हिमालय श्रेणी में स्थित प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थल है। पूछ दे आपसे कि ये अमुक जो स्वास्थ्य वर्धक केंद्र है, जैसे शिमला, रानीखेत, चकराता, मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा किस श्रेणी का हिस्सा है? तो लिख देगा ट्रांस हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी, लघु हिमालय श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो आपका क्या जवाब आना चाहिए कि सर घबराने की बात नहीं है, आपने बताया ये जो सारे स्वास्थ्य वर्धक प्लेस है वह सभी के सभी कहाँ पे स्थित हैं? तो आपको लघु हिमालय श्रेणी के हिस्से हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। इसमें जब आप जाएंगे लघु हिमालय श्रेणी में तो आपको कई घाटियां दिखाई पड़ेगा। कश्मीर की घाटी में घूम सकते हैं लघु हिमालय में, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी श्रेणियां भी लघु हिमालय श्रेणी का ही हिस्सा है, तो इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है। ठीक है, एक नया टर्मिनोलॉजी दिखाई पड़ रहा है, हिमालय कश्मीर घाटी के बारे में कह रहा है। जो उत्तर पूर्व में देखिएगा बृहत हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी के बारे में आपको बता रहा है कि यह है कहाँ, तो आपको बृहत हिमालय के दक्षिण और पश्चिम ध्यान रखना है, और पीर पंजाल के बीच में, मतलब कश्मीर घाटी को आपको रखना है। तो यह आपको इस तरफ पीर पंजाल होगा, यहाँ पे ये आपका कश्मीर घाटी वाला हिस्सा है। ठीक है, और हिमालय के बीच वाला एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कश्मीर घाटी है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस एरिया में आप जाएंगे लघु हिमालय में तो घास का भी कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ेगा। वो जो घास होगा उसे मर्ग कहते हैं, छोटे छोटे घास का जो मैदान होते हैं इस क्षेत्र में उसे हम मर्ग कहते हैं। तो गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, तानमर्ग हो गया, ये सब लिख देगा कि गुलमर्ग छोटे छोटे घास का मैदान, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यह आपको किस हिमालय की विशेषता है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर लघु हिमालय की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगले हिस्से में चलेंगे, शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय कहते हैं, इसका निर्माण
बाद में हुआ है और वहां से लाए गए नदियों के निक्षेप से ही इसका निर्माण हुआ है। तो इसलिए अब हम लोग देख पाएंगे कि इसका जो तीसरा लेयर है वो किस प्रकार से इसका विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसके नदियों के आधार पर जो भौगोलिक बनावट है वो किस प्रकार के है और कौन कौन से लाइन हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी और आवश्यक हो जाता है, तो इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। इसको आप जब देखेंगे तो जो शिवालिक हिमालय है, यह हिमालय पर्वत का सुदूर दक्षिणी भाग है। यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न कि हिमालय का सुदूर दक्षिणी भाग का क्या नाम है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर चिंता करने की बात नहीं है, शिवालिक श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। और वह क्या है कि जम्मू कश्मीर, मतलब सिंधु के महाखंड से असम तक फैला हुआ है। देखिए कितना अच्छा फैलाव है कि यहां से लेकर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ऐसे फैला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह 2400 किलोमीटर का लंबाई लिए हुए है पश्चिम से पूरब। और शिवालिक श्रेणी पर आपको घूमना चाहते हैं या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जी अपने मित्रों के साथ अगर टूरिस्ट करना चाह रहे हैं शिवालिक श्रेणी में, तो लगभग 2400 किलोमीटर का रेंज आपको डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका सबसे दक्षिणतम, बार बार वही कह रहा है कि शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणी की तलहटी श्रेणी या पश्चिमी भाग में स्थित सबसे दक्षिणी श्रेणी है। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए, दक्षिणी बार बार लास्ट में आ गया है। और यह भारत की सबसे नवीन, याद रखना है कि भारत का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी पूछेगा तो कौन, हम किसे मानेंगे, शिवालिक श्रेणी को मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आ रहा होगा। यह आपको देखेंगे कि पोटवार बेसिन, तो पूछेगा कि पोटवार बेसिन कहाँ है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है पोटवार बेसिन, जम्मू कश्मीर में। यहां से प्रारंभ होकर कोसी तीस्ता नदी तक विस्तृत है, ठीक है, तीस्ता नदी तक जाकर विस्तृत है। तो एक ध्यान रखना है कि पोटवार बेसिन, यहां से पूछे जा सकते हैं कि पोटवार बेसिन किस क्षेत्र में है, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए कि सर यह आपको जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा में है। अब शिवालिक श्रेणी को कई स्थानीय नामों से भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि जम्मू में जाइएगा तो जम्मू पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में ले आएंगे तो डुडुबा श्रेणी के नाम से मिलेगा शिवालिक श्रेणी का नाम। नेपाल जाइएगा तो चुड़िया मुड़िया पहाड़ी आप का नाम से जाएंगे। अरुणाचल में अगर चल जाएंगे तो दफला पहाड़ी, गिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी। तो पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दफला पहाड़ियां, गिरी पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां या मिसमी पहाड़ियां किसका भाग है। एक तो आप अरुणाचल में आप आसानी से बता देंगे कि अरुणाचल में है, लेकिन किसका भाग है, महान हिमालय का भाग है, श्रेणी महान हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का है, लघु हिमालय का है, शिवालिक श्रेणी में है। तो आपका क्या जवाब आना चाहिए कि सर आपको ये जो आप बता रहे हैं यह शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, इसलिए इसको याद रखने की आवश्यकता है। यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शिवालिक श्रेणी का अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ आप बढ़ जाएंगे तो यहां दिखाई पड़ेगा शिवालिक श्रेणी में कि पश्चिमी जो भाग है इसका पूर्वी भाग के बनिस्बत ज्यादा चौड़ा दिखाई पड़ेगा, अधिक चौड़ा है, ठीक है। इसका मतलब पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है पूर्वी भाग के तुलना में। अब इसका जो है ढलान कैसा है, तो ढलान जो देखेंगे, ढलान की बात करेगा तो यहीं पे आप देख पाएंगे कि इसी क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी में कई ऐसे लंबत चौरस तली दिखाई पड़ेगा, जिसे घाटी के रूप में हम लोग जानते हैं। आप देखेंगे घाटी देहरादून में, इन्हें पश्चिमी दून भी कहते हैं, ठीक है। देहरादून एवं पूर्व में द्वार, देहरादून दून और द्वार कहते हैं, तो हरिद्वार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसी में आप देख पाएंगे शिवालिक श्रेणी में ही कोटली दून, पाटली दून, काठमांडू, चुंबी और क्यारदा प्रमुख दून है। तो पूछेगा कि पाटली दून किस क्षेत्र में है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर पाटली दून शिवालिक श्रेणी में ही दिखाई पड़ते हैं। तो यह भी याद रखने की जरूरत है। अभी हमने जस्ट हम आपको बता रहे थे कि तराई का मैदान, ठीक है, शिवालिक यहां से पूछे गए हैं प्रश्न। शिवालिक हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से लेकर पूरब में तीस्ता नदी के बीच
विस्तृत समतल मैदान को भावर कहते हैं, भावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि भावर, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से शिवालिक हिमालय के निचले हिस्सा, तराई का मैदान ही होता है, वो तराई के मैदान के पास ही आपको दिखाई पड़ेगा कि सिंधु से लेकर पूरब में तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी तक विस्तृत मैदान, समतलीय मैदान को भावर कहा गया है, तो भावर को याद रखिएगा। और यहां पे जाएंगे उत्तराखंड राज्य में विस्तृत शिवालिक श्रेणी के गिरिपथ अर्थात तराई क्षेत्र में, गिरिपथ यानी कि तराई क्षेत्र में ही पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि पताल तोड़ कुआं की जो आकृतियां हैं वो किस क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा, तो शिवालिक श्रेणी में एक, दूसरा कहाँ, उत्तराखंड में। ये होता कहाँ क्या है, तो लोगों ने क्या किया कि कुआं जल निकालने के लिए खुदाई कर रहा था, कुआं बना रहे थे, और वहां से स्वतः जल निकलने लगा। पताल तोड़ कुआं का मतलब होता है कि स्वतः जल निकलना, तो ये उत्तराखंड में आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे जो चैप्टर आया, यहां से जब बात बढ़ रहा था तो हमने कहा हिमालय का देशांतरीय पश्चिम से पूर्व या प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय को जब देखेंगे तो धनुष आकार को दिखाई पड़ेगा, चाप के आकार के या धनुष के आकार के, पश्चिम से पूरब की ओर देख लीजिएगा, ऐसे बना हुआ है या इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। जो इसमें आपको सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। इसमें आपको 2 केंद्र शासित राज्य दिखाई पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर, और 5 राज्य भी भारत का देख पाएंगे आप इसमें। तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक आपको हिमालय का देशांतरीय विस्तार है। पश्चिम से पूरब तक आप देख पाएंगे कि जो विस्तार है, प्रादेशिक विभाजन है हिमालय का, कि 2 यूटी हो गया और बाकी 5 राज्यों से होता है। इसके अलावा इसकी कई उप शाखाएं भी हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में होती है, जो भारत और म्यांमार का सीमा बनाते हुए दिखाई पड़ेगा। इसी में यहाँ देख लीजिए सिंधु नदी है, आपको सतलुज है, फिर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ गया, ये तीस्ता नदी हो गया। ठीक है, ये आपको गंगा और उसकी सहायक नदियों के नदियां हैं। अब क्या हुआ कि एक भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका नाम है सर सिडनी बुर्राड। सर सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर क्या किया कि हिमालय के 4 क्षेत्रों में, अनुप्रस्थ क्षेत्रों में, यानी 4 क्षेत्रों में सर सिडनी बुर्राड साहब ने क्या किया, नदियों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की जो देशांतरीय विस्तार है उसको 4 क्षेत्रों में बांटने का काम किया और अलग अलग नाम से उन्हें इंडिकेट किया। अब इसमें आपको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, तो यह जो दोनों आप देख रहे हैं नदी के आधार पर सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो एरिया होता है, वहां तक जो हिमालय आपको विस्तार है उसे हम कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। तो याद रखना है सिंधु और सतलज नदियां को, सिंधु और सतलज नदी को याद रखिएगा। कश्मीर और पंजाब तक जो एरिया विकसित है उसे हम सिंधु और सतलज नदियों के मध्य रखेंगे। कुमायूं हिमालय की बात करेगा आप, यह सतलज और काली नदियों के बीच में है। सतलज और काली नदियों के बीच में क्या है, कुमायूं हिमालय है। ठीक इसी तरीके से सिडनी बुर्राड साहब का कहना था कि नेपाल हिमालय जो काली और तीस्ता नदियों के बीच में है, और लास्ट में चौथा असम हिमालय कौन सा है, असम हिमालय है। यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। किसमें है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों में। तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरी है। ये वाला देखिए सिंधु, यह जो दिखाया गया है आपका डायग्राम, सिंधु और सतलज नदी, इस बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी बीच में आपको कश्मीर या पंजाब हिमालय मिल जाएगा। फिर जब जाइएगा सतलुज से लेकर, ये जो सतलुज रिवर है, यहाँ से लेकर आपको तीस्ता नदी तक जो अगर आप एरिया का आप देखेंगे, सॉरी सतलुज से काली नदी के बीच में जो देखेंगे, सतलुज से काली नदी के बीच में यह कुमायूं हिमालय हो जाएगा। फिर आप चल जाएंगे नेपाल में, तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, ये वाला एरिया, काली से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय देखेंगे, और ठीक तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय देखने का काम करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, यहां से सारा चीज आपका क्लियर होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम देखते हैं कि कश्मीर या पंजाब हिमालय जो सिडनी बुर्राट साहब ने बांटने का काम किया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो कश्मीर हिमालय जो आपको दो जगह दिखाई पड़ेगा। कश्मीर हिमालय का भौगोलिक एरिया आप देखेंगे तो एक तो पीओके पाक ऑक्युपाई कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर का एरिया आप देख पाएंगे, लद्दाख का एरिया हो गया, पंजाब का एरिया हो जाता है हिमाचल। ये सारा एरिया आपको सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। तो आपको अब इसमें आपको ध्यान याद क्या रखना है कि कश्मीर हिमालय का विस्तार तो कहाँ कहाँ हो सकता है, जम्मू कश्मीर हो सकता है, एक लद्दाख हो सकता है, तीसरा पंजाब हो सकता है और हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और इसी में आपको कौन कौन से दो नदी के बीच में याद रखना है कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में विस्तृत है, ठीक है। इसी में आप देखेंगे कि लद्दाख प्रदेश जो शीत मरुस्थल है, इसी श्रेणी का लद्दाख प्रदेश क्या है, शीत मरुस्थल है। तो यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी श्रेणी में आपको दिखाई पड़ेगा जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम, धौलाधर श्रेणियां सम्मिलित है। अब देखिए, अब जब नदियों के आधार पर फिर जब हम बात किए हिमालय को जब देख रहे थे तो नदियों के आधार पर अभी हमने कश्मीर हिमालय सिडनी बुर्राट साहब एक को आप विस्तार से बता रहे हैं। तो इसमें कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय में आपको ध्यान रखना है कि इसमें पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम और धौलाधर श्रेणियां इसी में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि इसमें गिलगित माखड कश्मीर घाटी, इसी में आपको कश्मीर हिमालय में या पंजाब हिमालय में वॉल्टोरो और सियाचिन ग्लेशियर इसी में स्थित है। इसी में जब जाएंगे तो डल झील और बुलर झील, डल झील और बुलर झील दिखाई पड़ेगा। मीठे पानी और पीना चाहते हैं तो डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएंगे, मीठा पानी पी लीजिएगा। अगर नमकीन पानी और चाहने हैं, आप खारे पानी पीना चाहते हैं तो पंगोग और तोसो मुरारी झील है, आप वहां जाके आप पानी, नमकीन पानी चख सकते हैं, खारे पानी चख सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। इसी में आप जाएंगे तो हमने कहा, अभी जस्ट कहा है कि कई सारे दर्रे भी है, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिल, खारदुंग लौ, सासिर लौ इत्यादि। ये सारे लौ, उमासी लौ, ये सारे जो लौ या प्रमुख दर्रे देख रहे हैं ये सब है कहाँ भाई, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय में। यहाँ से पूछे जाएंगे, सीधा दे देगा कोई एक प्लेस और बोलेगा कि ये कहाँ पे है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय में। थोड़ा सा आप जाके मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज, मैप देख लेंगे तो यहाँ से और बेहतर हो जाएगा। दूसरा कुमायूं हिमालय की बात कर रहा है, तो हमने जस्ट कहा कि सिंधु से सतलज हो गया, तो सतलज से अब चलते हम लोग काली नदी के बीच में। तो सतलज से काली नदियों के बीच में जब आप घूम रहे थे तो दिखाई पड़ रहा था कुमायूं हिमालय। क्या दिखाई पड़ रहा है, क्या देख पा रहे हैं, क्या एज ए पर्यटक आप देख पा रहे हैं भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से, अकॉर्डिंग टू सिडनी बुर्राट के माध्यम से उन्होंने विभाजन जो किया नदियों के आधार पर। तो अगला जो उन्होंने कहा कि कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तृत है, यह इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सतलज से काली नदी, ठीक है। यह इसका अधिकांश भाग उत्तराखंड में होगा। कहां पे होगा, अधिकांश भाग उत्तराखंड में विस्तृत है। इसका जो पश्चिमी भाग होगा, जैसे मान लीजिए कुमायूं हिमालय का यह पश्चिमी भाग, यह पश्चिमी भाग है आपका, ये वाला एरिया जो पश्चिमी भाग है हम इसे गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा, गढ़वाल हिमालय के जानते हैं। और कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे और पूछा भी गया है वह है नंदा देवी। कौन सी है, नंदा देवी। और नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर, कितना है, सर्वोच्च चोटी है। और यह नंदा देवी है कहाँ, तो यह आपको उत्तराखंड में होगा, याद रखने की जरूरी है। अब भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, याद ये भी रखिएगा कि भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, यह भी आपको याद रखने की जरूरी है, ठीक है। या इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें कई श्रेणियां और ग्लेशियर है, याद रखना है। कुमायूं हिमालय में तो कौन कौन श्रेणियां है भाई, जिसे हमको याद रखना चाहिए। तो पूछेगा कि आपको कामेत, कामेत कहाँ पे है, किस श्रेणी में, कुमायूं में है। त्रिशूल आप देखेंगे, बद्रीनाथ देख पाएंगे, दूनागिरी देख सकते हैं, केदारनाथ, जाबनली,
जाबनली, बंदरपूछ। बंदरपूछ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित श्रेणियां स्थित है किस हिमालय में, तो कुमायूं हिमालय में। यहीं पे गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलान, पिंडारी जैसे प्रमुख ग्लेशियर है। तो यह भी पूछे जाते हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी जैसे प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब क्या आना है कि कुमायूं हिमालय में है। यह भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसे इसके प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक और पर्यटक स्थल है, जैसे मसूरी चले जाएंगे, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा इत्यादि पर्यटक स्थल तो यहीं पे दिखाई पड़ेगा। तो तीर्थ स्थल को भी कैसे भूल सकते हैं, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार और हेमकुंड साहिब प्रमुख तीर्थ स्थलें भी आपको कुमायूं हिमालय में है। तो अब इतना अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा और आपके मन में आया कि सर इसमें कुछ दर्रा भी है क्या, तो यस, इसमें आपको थांगलो, माना दर्रा, आपको सालसर दर्रा, वल्चा धुरा, ठीक है, लिपिया धुरा, मांगसा धुरा भारत तिब्बत को जोड़ता है। ये सभी आपको इसी में देख पाएंगे आप कुमायूं हिमालय में। किस में देख पा रहे हैं, कुमायूं हिमालय का हिस्सा है, तो यह भी याद रखने की जरूरी है। अब देखिए एक बीच में इंडिकेट करके एग्जाम के दृष्टिकोण से लिखा गया है कि हिमाचल हिमालय। तो हिमाचल हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसकी 3 श्रेणियां आपको दिखाई पड़ेगा हिमाचल हिमालय का। इसमें महान हिमालय के रूप में आपको जास्कर श्रेणी, लघु हिमालय के रूप में पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी एवं बाह्य हिमालय के रूप में शिवालिक श्रेणियां पाई जाती है। ध्यान रखना है कि हिमाचल हिमालय में जब जाएंगे, हिमाचल तो है कहाँ भाई, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसमें 3 श्रेणियां दिखाई पड़ेगा। एक महान हिमालय का, तो महान हिमालय का जास्कर श्रेणी, लघु हिमालय के रूप में आप देखेंगे बीच वाला पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी दिखाई पड़ेगा, और वाय हिमालय को देखेंगे तो शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। इसी में जोजिला, रोहतांग, बाड़ालाचा, इमिसलौ, शिवकिला प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। इसी में कुल्लू घाटी, कांगड़ा, लाहौर और स्पीति जैसे प्रमुख घाटियां हैं। तो यह सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवकिला, बारालाचा, ये सब जो अभी हम जस्ट चर्चा किए, बारालाचा, ये सब कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश आप गए तो क्या क्या देखें हिमाचल प्रदेश में कि हिमालय का 3 श्रेणी आप देख पा रहे थे, और वह आपको महान हिमालय का भी देखा आपने जास्कर श्रेणी को। दूसरा आपने पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी को देखा है, जो वह जो किसका है, तो वो आपको लघु या मध्य हिमालय कह सकते हैं। और तीसरा आप देख पा रहे हैं शिवालिक श्रेणी। तो इस शिवालिक श्रेणी के अलावा इसमें दर्रे भी दिख पा रहे थे, तो कौन जो जिला 5 दिखाई पड़ा, रोहतांग दर्रा इसी में है, बारालाचा देख सकते हैं, इमिसलौ और शिवकिला, ये सब दर्रा तो दिख ही रहे थे, लेकिन कुछ घाटियां भी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा, लाहौर, स्पीति इत्यादि प्रमुख घाटियां को भी आप इसमें देख पाते हैं। तीसरा हम लोगों का है नेपाल हिमालय या मध्य हिमालय। नेपाल हिमालय जो नदियों के आधार पर, तो नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर आप तीस्ता नदी तक है, काली से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। तो यह आपसे पूछा गया है कि नेपाल हिमालय का फैलाव किस नदी के बीच में है, तो काली से लेकर तीस्ता नदी तक, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो कुछ भाग है आपका नेपाल में पड़ता है, तो दूसरी तरफ सिक्किम और बंगाल में भी पड़ता है, यह भी ध्यान रखने की जरूरी है। सिक्किम में जाइएगा इसको, नेपाल हिमालय को, तो सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में आप चल जाएंगे तो दार्जिलिंग हिमालय के नाम से और भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी श्रेणी में आपको नेपाल हिमालय में ही दुनिया की सर्वोच्च ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट दिखाई पड़ेगा, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाई माथा इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें दर्रा का तो अभाव है, लेकिन फिर भी कुछ दर्रे आपको देख पाएंगे। सिक्किम में नाथुलौ और जेलेपलौ, ठीक है, दर्रा देख पाएंगे, ठीक है। अब यह नाथुलौ और जेलेपलौ क्या है कि जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, उस गंगटोक को क्या करता है कि तिब्बत की जो राजधानी लहासा है उससे जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे स्टेट पीसीएस ने, पीएससी ने,
या अदर्स एग्जाम में भी आपको यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सिक्किम के दृष्टिकोण से, तो आपको इसे याद रखना चाहिए। लास्ट में हमारा असम हिमालय का चर्चा आता है। तो असम हिमालय का हमने जस्ट कहा है कि तीस्ता नदी से लेकर आप ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है दिहांग, ठीक है, दिहांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग, देखिए अब तो इसको याद रखना है दिहांग। तो दिहांग किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है। यहाँ तक विस्तृत जो हिमालय की श्रेणी है उसे असम हिमालय या पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है? तो आपको असम तो आएगा ही, सिक्किम भी आ जाएगा। असम सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और भूटान तक यह फैला हुआ है। यहाँ पे एक चीज और दिखाई पड़ेगा कि दिहांग महाखंड के बाद हिमालय तीखा मोड़ ले लेगा। हिमालय क्या है कि ऐसे आने के बाद जो दिहांग खंड है, महाखंड है, उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ लिए हुए और पूर्वी सीमा तक फैल जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसमें जब आप जाएंगे अलग अलग पहाड़ियां आप देख पाएंगे, अलग अलग श्रेणी का अलग अलग पहाड़ी दिखाई पड़ेगा। डाफला पहाड़ी, नमचा बरवा मुख्य पहाड़ी है। डाफला पहाड़ी और नमचा बरवा याद रखिएगा कि पूछेगा कि डाफला और नमचा बरवा किस श्रेणी के तहत आता है? तो असम हिमालय भी हो सकता है या पूर्वी हिमालय हो सकता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। नमचा बरवा जो है, नमचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो पूछेगा कि हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो वह है नमचा बरवा। और यह है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पार तिब्बत में स्थित है। उत्तर में तिब्बत में, मतलब चीन में स्थित है। तिब्बत यानी कि चीन में स्थित है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की दक्षिणी सीमा में क्या है कि हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ बनाती हुई कि दक्षिण की तरफ मुड़ा है। अभी जस्ट हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में आप जाएंगे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के तिराय मंडल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में पूर्वांचल जो हिमालय है, हिमालय का पश्चिमी विस्तार पर मेघालय का पठार भी स्थित है। तो पर्वत के साथ साथ पठार को भी थोड़ा सा याद रखने की आपको जरूरी है। लास्ट में यहाँ पे पटकाई बुम पहाड़ी, नगा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ियां और मिजोरम की ब्लू माउंटेन, याद रखिएगा ब्लू माउंटेन मिजोरम की पूर्वांचल हिमालय में ही स्थित है। तो आपको पूछा जाएगा कि पटकाई बूम पहाड़ियां, नागालैंड की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां तथा मिजोरम की ब्लू माउंटेन स्थित है। किसमें स्थित है? तो जवाब आना चाहिए पूर्वांचल या पूर्वांचल, यहाँ पे ध्यान रखना है पूर्वांचल हिमालय में ही स्थित है। और ये जो पहाड़ी है आपको, कि इसमें आपको दिखाई पड़ेगा दीफू, चौकान, लिखा पानी दर्रों के द्वारा उत्तरी म्यांमार से जुड़ा हुआ है। यह जो आप पहाड़ी को देख पा रहे हैं उत्तरी म्यांमार से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से प्रमुख श्रेणी में स्थित प्रमुख क्षेत्र और उसकी ऊंचाई क्या है, इस पर लास्ट आपको बताया गया है। तो जरा इसको भी देख लेते हैं कि 1 नंबर पर एवरेस्ट, ये क्षेत्र क्या है? माला लंगूरी क्षेत्र में है, 8848 सबसे ऊंची है। दूसरे नंबर पे आपको K2 को रखा गया ऊंचाई के दृष्टिकोण से, तो 8611 काराकोरम। लेकिन हमारा ये जो है भारत का है, लेकिन इस पर हमारा राइट्स नहीं है, ये अभी आपको POK के हिस्से में है। तीसरा को K2 के बाद कंचनजंगा को रखिएगा। यह कंचनजंगा जो है, यह जंगा 8586 मीटर है और ये भारत और नेपाल मतलब सिक्किम के एरिया में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके चौथे नंबर पर लाओसे को रखा गया है जो 8516 मीटर है। महालंगुडी यह भी नेपाल क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। मकालू 5वें नंबर पे आता है और यह भी आपको 8400। इस तरीके से अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जैसे नमचा बरवा, तो इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया में नंदा देवी को याद रखना है, यह भी तीसरा जो भारत का है वह गढ़वाल क्षेत्र में है, यह ध्यान रखिएगा। अब गुरला मंधाता यह आपको पश्चिमी तिब्बत का हिस्सा है। ऐसे करके एक बार एट ए ग्लांस आप देख लेंगे तो क्या होगा कि एक सीक्वेंस भी आपको पता रहेगा और कौन सा एरिया किस क्षेत्र में है वह आपको फोकस हो जाएगा।
और यहाँ से बनने वाले जो संभावित प्रश्न था मैं बताते भी गया हूँ कि कौन कौन से प्रश्न बने हैं और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग इसी के साथ समाप्त करते हैं और उम्मीद करूंगा कि यह क्लास आपके लिए काफी उपयोगी हो गया होगा। और इस तरीके से जब बनावट, हिमालय का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विभाजन है उसको अगर देख लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्न आपसे अच्छे से डील हो जाएंगे। तो बस आज का क्लास हम लोग यहाँ एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि इसका अगला चैप्टर कौन सा है और उसको कैसे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाने का काम करें।